नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। राज्यसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पार्टी के अंदर और सहयोगी दलों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इधर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ गठबंधन टूट गया, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब सपा के सहयोगी दल अपना दल कबीराबादी ने भी राज्यसभा उम्मीदवारों पर अपनी नाराजगी जताई है। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि जया बच्चन, आलोक रंजन दोनों ही पीडीए से नहीं हैं। ऐसे में इस बार पीडीए की अनदेखी करने का आरोप पल्लवी पटेल ने सपा पर लगाया है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में ही अपने आंखें ये दिखा रहे हैं। वैसे तो सपा पीडीए का राग अलाप रही है, लेकिन ना सीट बंटवारे में पीडीए दिखा, ना राज्यसभा कैंडिडेट चयन में। तो सपा के पीडीए ने ही अखिलेश की नाक में दम कर दिया है। तो एक तरफ जहां भाजपा उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत सभी 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं बिहार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने मिशन डेमोलिश के तहत विपक्ष को तोड़ा है। ये सही है कि स्वामी या पल्लवी की ये नाराजगी अभी तो असर नहीं डालेगी, लेकिन लोकसभा में इसका बड़ा असर दिखेगा। ऐसे में चारों तरफ के वार से टूटती सपा लोकसभा में कितनी मजबूती से खड़ी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आरिफ हबीब साहब अभी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास सीधा आपको लिए चलते हैं। आरिफ साहब, जाहिर है जब बात टूटने की आ रही हो तो लिस्ट है, और लिस्ट में सबसे पहले जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो कई नाम है, फिर नीतीश जी का नाम तो आता ही है। लेकिन आपकी पार्टी में यानी पीडीए में भी टूट दिखाई दे रही है, और अब तो खुद पल्लवी जी आपको आंखें दिखाती हुई नजर आ रही हैं, और पल्लवी जी कह रही हैं कि ये बच्चन और रंजन में कहाँ आपको पीडीए दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद बैठना हुआ, इसलिए आपका अभिवादन और नमस्कार है आप सभी को। विशेष रूप से आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज के डिबेट में अवसर दिया। देखिए, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है जी। 28 दलों के एक साथ जो परेशानी 400 पार वालों को लग रही थी, आज 2 दल के अलग हो जाने पर उनके वही नैरेटिव फिर सेट किया जा रहा है। 2 दल के जाने के बाद इंडिया गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन पहले से अधिक मजबूत है। जो विचारधारा इंडिया गठबंधन में लोगों की है और जनता उस विचारधारा को पसंद करती है, जनता हमारे साथ है। हमारा गठबंधन कहीं से कमजोर नहीं है, और मुझे विश्वास है कि हमारा जनता जनार्दन 2024 की लड़ाई में भी इंडिया गठबंधन का जनता बुलंद करेगी। ये आप अपने आप को समझा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक को मत समझाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं, चुटभैया नेता जिन्होंने हमेशा मेरे बयान को ये कहा कि मेरा निजी बयान है, कभी मेरे साथ खड़े हुए नहीं आए। महासचिव मैं भी हूँ, महासचिव दूसरे भी हैं, लेकिन उनका कद बड़ा है। उतना लंबा लेटर लिखकर वो अपनी सारी बातें गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और पल्लवी पटेल तो साफ कह चुकी हैं कि आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए के लिए प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं उनको राज्यसभा में, या उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, तो वो आपके साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब आप अपने आप को दिलासा देते रहें तो अच्छी बात है। सर देखिए, 16 विधान लोकसभा की सीटें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया। 16 लोकसभा की सीटों पर किसी ने उंगली नहीं रखी। क्या उसमें पीडीए का कोई समीकरण गड़बड़ है? अब राज्यसभा और विधान परिषद ये सीमित होती है। आप बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर, उनके आदर्शों पर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फॉरवर्ड थे, जनेश्वर मिश्रा जी फॉरवर्ड थे, मोहन सिंह जी फॉरवर्ड थे, राजनारायण जी फॉरवर्ड थे, वीपी सिंह जी फॉरवर्ड थे। जया बच्चन और आलोक रंजन जी को इसलिए भेजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जितनी मजबूती से सदन में जया बच्चन जी का हर कार्यकाल उठा करके आप देखिएगा, पीडीए समाज की बात उन्होंने किया है, इतनी मजबूती से शायद मैं भी न रख पाऊं। इसलिए एक मंझे हुए सियासतदान को उन्होंने राज्यसभा में जाने के लिए फिर से भेजा है। तो ये पार्टी का निर्णय है, इस पे सभी को कोई एतराज नहीं है। अगर किसी साथी को एतराज है हमारे,
तो हमारे घर का मामला है, उसको हम देख लेंगे। किसी साथी को आपके एतराज है और ये घर का मामला हो गया और वो चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो आपको सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आपकी हैसियत ही नहीं थी कि आप इतनी सीटें जीत पाते। 45 से उन्होंने 111 पर आपको बिठाया है। अभी आप एक घर का मामला बता रहे हैं। देखिए ऐसा ही है जैसे अभी मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने कहा था कि दिल्ली जाकर के मुझे कुछ मांगना हो तो मैं मर जाना पसंद करूँ, ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश में दल है जिनको उत्तर प्रदेश वो नेतृत्व को आंखें नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको आपकी हैसियत दिखा रहे हैं, बयानों को मिक्स कर रहे हैं। तो कहाँ आप कौन से बयानों को? नहीं आरिफ जी, ऐसे तरीके से गलत तरीके से मत उलझाइए ना। उत्तर प्रदेश में एक दल है जो जया बच्चन जी को ले जाना और वो बहुत अच्छे तरीके से पीडीए का पक्ष रखेंगे, ये तो गले उतरने वाली बात नहीं है। सुजीत जी, बाकी मेहमान जुड़ गए, वापस आ रही हूँ। बाकी मेहमान जुड़ गए। विनय मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, सुजीत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, गौरव मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत। सुजीत जी आपका स्वागत। ये कहा जाता है कि अभी हबीब साहब कह रहे थे कि जया बच्चन जी को, रंजन जी को भेजना, उतना पीडीए का अच्छे तरीके से सदन में ये पक्ष रख पाएंगे मजबूती से। लेकिन ये भी सच है कि जया बच्चन जी का ग्राउंड लेवल पर सपा के लिए क्या काम, हमें गिनाने बैठेंगे तो एक काम नहीं गिना पाएंगे आरिफ हबीब जी, लेकिन ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुजीत जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, बीजेपी के पास जी सुजीत जी क्या कहेंगे आप इस पर? पारुल जी, जहां तक जया बच्चन जी का विषय है, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जया बच्चन जी को टिकट दिया गया पिछले, ये मुझे लगता है कि ये तीसरा या चौथा कार्यकाल है उनका। अभी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई थी तो उस समय अमिताभ बच्चन परिवार का न तो अमिताभ बच्चन और न तो अभिषेक बच्चन, न तो उनकी पुण्यतिथि में आए थे, न तो उनके अंतिम संस्कार में आए थे, न उनकी 13वीं में आए थे। तो ऐसे कौन से एहसान हैं अब जया बच्चन के ऊपर, जिनकी एज लगभग 78 साल की हो गई है, उनको राज्यसभा में भेजना ये थोड़ा सा समझ से परे विषय है। जहां तक विषय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, तो पल्लवी पटेल का विषय है। पल्लवी पटेल, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो वो अपनी पति के लिए टिकट चाहती थी, जो नहीं मिला तो वो विद्रोह कर गई, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो। जहां तक विषय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद को जो लोकसभा का टिकट दिया गया उससे वो नाराज थे। और दूसरा विषय था उनका जो निजी बयान बार बार आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, हम जो कह रहे हैं उसको पार्टी का बयान नहीं माना जा रहा। यद्यपि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आईपी सिंह ने और मनोज पांडे ने ये कहा कि ये इनके निजी बयान है, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो अधिकृत व्यक्ति हैं इस बात को कहने के लिए कि ये पार्टी का बयान है या पार्टी से इतर बयान है। तो एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने सबक सिखाया है, और सबक सिखा करके मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा ये एक प्रजाति के लोग माने जाते हैं, तो उनके दामाद को देकर के एक तरह से विकल्प की तलाश भी की गई है और एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो सुजीत जी कहते हुए नजर आ रहे कि 45 से 111 पहुंचाने वाला मैं था, वरना आप तो 45 की पार्टी बन गए थे। चुटभैये नेता मेरे नाम पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनका जो बयान है, उनके जो वर्डिंग्स हैं कि मेरे निजी बयान हैं। और उसके बाद पल्लवी पटेल की जो पीडीए का आप प्रतिनिधित्व नहीं दिला पा रहे हैं, नेतृत्व नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ नहीं खड़ी हैं। ये सपा के लिए इन दोनों के बयान हैं। इन बयानों से सीधे तौर पर उंगली उठाते हुए नेतृत्व पर नजर आ रहे हैं। पारुल जी, आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रासंगिकता तब समाप्त हो गई थी जब ये डलमऊ से जाकर के पडरौना से चुनाव लड़े थे। और पडरौना भी इनकी स्थिति खराब थी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों अपने 40 उंगलियां उनकी घी में हैं। बेटी भाजपा में है, वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है भी नहीं। जहां काम करने का विषय था उससे इस्तीफा दे दिया, लेकिन चम्मच से मलाई उठाने का जहां विषय है उस विषय पर वो एमएलसी पद पर बरकरार हैं। तो लाभ तो लूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, और काम करूंगा तो पार्टी के विरोध में करूंगा। और अभी खबरें भी आ रही हैं उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
समीकरण को नहीं, इस्तीफा स्वीकार इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे तो वो चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा कि वो किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए। ये इनका रणनीतिक इस्तीफा था। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सुजीत जी कि एक तरफ सपा कांग्रेस को कमजोर आंक रही थी, अब कांग्रेस भी ये आकलन कर सकती है तो इनके पास जितने भी जो दल जुड़े हुए थे वो भी धीरे धीरे हाथ छिटाते हुए जा रहे। हाँ, नहीं देखिए, इनके पास में जो छोटे छोटे दलों का उदय हुआ है उत्तर प्रदेश में और खास करके पूरे देश में, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, लोक दल पुरानी पार्टी है, कभी दमकीपा हुआ करती दलित मजदूर किसान पार्टी चौधरी चरण सिंह साहब के समय में, उसके बाद में उसका आकार घटता रहा। तो ये जो छोटे छोटे दल है ना कहीं से जो है ये स्वस्थ लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं और इनकी स्थितियां जो है ना उनके आगे छोटे छोटे वोटों को लेकर के ये बड़ी बड़ी पार्टियां उनके सामने नतमस्तक हैं। लगभग 6.6%। ठीक है सर, आ रही हूँ वापस। 6.6% वोट कांग्रेस पिछले बार पाई थी, तो कांग्रेस भी लगभग इन्हीं दलों के साथ की स्थिति में है जो ये निषाद पार्टी और लोक दल और इस तरह की जो पार्टियां हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे विनय जी आप, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आपका वोट परसेंट जितना है उसका आकलन करते हुए सीटों के नंबर्स आपको ऑफर किए गए थे, अब सपा के भी छोटे दल छूटते हुए जा रहे हैं और जो पीडीए का चेहरा जिन्हें प्रेजेंट किया जा रहा था, फेस ऑफ पीडीए प्रेजेंट किया जा रहा था पल्लवी, वो भी कह रही हैं कि मैं इस तरह से तो नहीं खड़ी हो सकती सपा के साथ, क्या आप कहेंगे? आपका म्यूट तो नहीं है डिवाइस, चेक कीजिए। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही विनय जी आपकी हमारे पास। ठीक, लौट रही हूँ विनय जी, चेक कर लेते हैं हम, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही। बीजेपी के पास चले जाती हूँ। गौरव मिश्रा जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सुजीत जी कह रहे थे कि उनकी तो 10 ही उंगलियां घी में हैं, आपको वहीं से फ्रेगनेंस आ रही है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, हाँ जी ठीक है गौरव मिश्रा जी कहिए सर। मिश्रा जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? अपनी बात रखिए। मिश्रा जी ट्रेवल कर रहे हैं, शायद उनके यहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क। विनय जी आवाज मिल रही है आपको? मेरा सवाल सुन पाए थे आप? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। वापस मैं सपा के पास जा रही हूँ। आरिफ साहब, अभी काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दिया है सुजीत जी ने भी, और ये बताया है कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी ज़रूरत बता रहे हैं और पल्लवी जी भी अपनी ज़रूरत बता रही हैं, और इसी की वजह से आपको वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद क्या हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं पार्टी में या राजनीति में होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर देते। अभी आप जया बच्चन जी का भी एग्जाम्पल दे रहे थे, तो सुजीत जी वहाँ तो पॉलिटिक्स देखते ही आपके यहाँ, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि जया बच्चन जी वाला चौंकाने वाला निर्णय था। अब कहें देखिए, जहाँ तक महत्वाकांक्षा की बात है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी दल में आए, उनके कहने पर टिकट भी वितरित किया गया, उनके कंसेंट पर उनको विधानसभा लड़ाया गया, फिर हार गए, दुर्भाग्य से उनको एमएलसी बनाया गया, समाजवादी पार्टी का ऑडियो नहीं आ रहा है, तो अब महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा होगी। अच्छा ठीक, तो अधिकार क्षेत्र का मामला है कि उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी और क्या होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं फुलफिल, और अभी भी उन्होंने पार्टी से अपने को अलग नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि पदों से इस्तीफा देकर के भी हम पार्टी में काम करते रहे। दूसरी बात, पल्लवी पटेल जी ने भी ये नहीं कहा है कि समाजवादी पार्टी से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया, तो ये नैरेटिव सेट करना मेरे ख्याल से गलत होगा। तो ऐसे ही इंडिया गठबंधन को लेकर के भी दुर्भावना फैलाई जा रही है कि एक नीतीश कुमार के अलग होने से और एक जयंत चौधरी के अलग होने से पूरा इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में अभी आप गूगल कर लीजिए कि बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ता हर राज्य में खबरें निकल कर आ रही हैं। आरिफ जी, हर राज्य से खबरें निकल कर आ रही हैं कि लोग पार्टियों को छोड़कर, आपकी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
आप मजबूती की बात कर रहे हैं, आप लोग तो और कमजोर हुए चले जा रहे हैं। हर राज्य से खबर है। ऐसा है कि अभी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री दो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हटा करके एक अदरस इंसान को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर भेज दिया। तो विचारधारा जो होती है उससे जनता जुड़ती है, ना कि व्यक्ति विशेष से। कल तो और दूसरा एजेंडा सेट कर रहे हैं कि राजनीति में अगर आप किसी परिवार के खानदान के नहीं है ना, तब भी आप एक बड़े पद पर हो सकते हैं। ये बीजेपी उसको एजेंडे को सेट करके मुख्यमंत्री बना रही थी, तब भी चर्चा हो चुकी थी। जो है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप जाति विशेष को ध्यान देते हैं, अगर हम समाजवाद के मूल मंत्र के हिसाब से अपनी दिशा तय करते हैं तो आप उस पर भी हमला कर रहे हैं। तो ये दोनों नैरेटिव नहीं चलेगा। एक तरफ पीडीए भी तो नहीं चल रहा ना, ये खुद आपके ही सहयोगी दल बोल रहे हैं। लोकसभा की 16 सीटों पर आप उंगली रख कर दिखा दीजिए मुझे, या कोई भी उसमें पहली 3 सीटें तो परिवारवादी दिख गया, उसमें यादव एंड फैमिली सीटों पर कोई उंगली रख के दिखा दे। हमारे संगठन के सदर पदाधिकारियों पर कोई उंगली रख के दिखा दे जहां पीडीए न दिखता हो। तो ऐसा नहीं है, हमको सारे समाज को लेकर के चलना है। आरिफ जी, मसला ये है कि मुद्दा कोई भी हो, लोकसभा से पहले आपको ये अंगूठा दिखाने वाले दल आपको नुकसान दे रहे हैं, इसे समझना होगा। सर वापस आ रही हूँ, ये लोकसभा से पहले आपको अंगूठा दिखाने वाले दल रीजन जो भी दे दीजिए, लेकिन वो आपके लिए परेशानी हो जाएंगे। वापस आ रही हूँ, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, विनय जी हमारे साथ जुड़ गए। विनय जी, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, चुनाव से पहले इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक है। कौन कहां जा रहा है, कौन किससे नाराज हो रहा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन किस पार्टी को छोड़ रहा है। अब जैसे कि अभी बात चल रही है कि सपा पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को टिकट दिया है, तो देखिए रिपीट किया उन्होंने, और यही रिपीट भारतीय जनता पार्टी ने भी सुधांशु त्रिवेदी में किया है। उनको कोई नया चेहरा नहीं मिला। क्या उनकी पार्टी में कोई नए चेहरे नहीं थे कि वो नए चेहरे को एक मौका देते? जैसे उन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नए चेहरे को लाए, क्या राज्यसभा में नया चेहरा नहीं लाना चाहिए था? अगर सवाल समाजवादी पार्टी से है तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। कोई भी पुराने चेहरे, नए चेहरे, देखिए ये सब वोट साधने की, वोट बैंक साधने की अपनी अपनी जुगाड़ है। कौन कैसे कैसे अपने अपने वोट को घसीट पाएगा, ये चुनाव से पहले रणनीतियां चलती रहेंगी और इन पर कयास भी लगाते रहेंगे और इन पर समीकरण बदलते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे। आज जनता की सबसे ज्यादा जो जरूरी मांग है बेरोजगारी, महंगाई है, नारी सुरक्षा है। इन पर कोई डिबेट नहीं है, ना ही इन पर कोई बात की जा रही है और ना ही इन पर कोई विनय जी क्या करें? स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान दे देंगे और वो पार्टी को ये हैसियत दिखाने लगेंगे, वो भी समाजवादी पार्टी को। पहली बार है जब नेतृत्व कोई इस तरीके से ललकार रहा है, चुनौती दे रही है खुद पल्लवी जी के, मैं तो नहीं खड़ी हूँ आपके साथ। तो ऐसे मुद्दे आएंगे तो ये छोटे मुद्दे नहीं है ना। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता आपने देखा, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? इनकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई, भी भारतीय जनता पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जी, ये छुटभैया नेता है कि अपने वोट बैंक को लेकर सोचते हैं कि हम आंखें दिखाएंगे और हमारी आंखें दिखाने से। अखिलेश जी को बोलिए ना इस्तीफा ले लें, छुटभैया नेता है तो इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कर रहे उनका? ये उनका आंतरिक मामला है, वो इस्तीफा लें दें, ये तो देखिए समाजवादी पार्टी का लेना देना इससे, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आपने देखा होगा जातिगत समीकरणों को साधने की वजह है जया बच्चन, सही कह रही हूँ मैं, लेकिन उसमें पीडीए मौजूद नहीं है। आपने जो कहा मैं उसी को रिपीट कर रही हूं। सुधांशु त्रिवेदी को किस लिए रिपीट किया गया है, जरा बताइए मुझे। पॉलिटिक्स में जया बच्चन का, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती, बहराइच चले जाइए, यहाँ पर क्या योगदान है जया बच्चन का? एक चीज बता दीजिए मुझे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? कहीं आप दिखाइए। मिश्रा जी आ जाइए। पार्टी में ठीक है, मिश्रा जी आ जाइए। अब क्या योगदान है? जातिगत समीकरणों को साध रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को रिपीट किया, जया बच्चन जी को रिपीट किया। वो बीजेपी नहीं बोल रही कि जया बच्चन जी को रिपीट किया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल बोल रही हैं। इसीलिए सवाल था आपसे विनय जी, और अब आपको इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो जितने वोट परसेंट के लिए आपको 7 ऑफर किए जा रहे थे ना, ये आपको 10 या 11 ऑफर किए जा रहे थे, अब सपा को आप कितना ऑफर करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल था मेरा, आप कहीं और ले गए। लौटूंगी आपके पास। गौरव मिश्रा जी,
रिपीट आपने भी किया कैंडिडेट, उनके दल में जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अंदर खाने फायदा आपको हो रहा है। कई सियासी गलियारों से, आपके कॉरिडोर से, बीजेपी के कॉरिडोर से खबर ये आ रही है कि ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं सर, ऐसा है क्या? देखिए, किसी का घर जले और उससे हम रोशनी की उम्मीद करें, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है, चाल और चरित्र नहीं है। रही रिपीट करने की जहां तक बात है, जो योग्य है, सक्षम है, सभी प्रकार से संतुलन को स्थापित करते हुए हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो घोषित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी व्यापक व्यवस्था है स्क्रीनिंग की, जिसमें हर बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति विशेष को ध्यान में रख करके या एक व्यक्ति विशेष के साथ किसी भी प्रकार की मजबूरी या आवश्यकता या लोभ या लालच में हम उसके साथ चले जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रही जहां तक समाजवादी पार्टी या विपक्ष की जहां तक बात है, तो विपक्ष अपना कुनबा स्वयं बचाने में सक्षम नहीं है। जयंत चौधरी जी छोड़ दिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनके लिए समाजवादी पार्टी के लिए लगातार उनके इशारे पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जाति विशेष की हम लोग तो बात ही नहीं करते हैं। किसी भी एक जाति विशेष की बात करना, ये बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी जैसे दलों का ये चाल चरित्र रहा है शुरू से। तो मुझे लगता है कि इस पे ये अप्रासंगिक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसका बेहतर जवाब समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन मैं अपने पुराने वक्तव्य पे आ रहा हूँ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैटिंग करते थे और पूरे हिंदू धर्म को अपमानित करना, उसके शास्त्रों को अपमानित करना, गाली देना, कलंकित करना, इस प्रकार का एक अभियान चला रखा था अखिलेश जी के इशारे पर। लेकिन आज वो कौन सी स्थिति आ गई कि सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो पल्लवी जी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे जैन जी हो। तो ऐसा क्या है? देखिए, जनता का क्या मन है, क्या मूड है, ये सभी राजनेता जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किस तरफ हवा बह रही है ये भी अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी का विश्वास और भरोसा जनमानस के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए सब अपने भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं विपक्ष आज भी मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अभी भी जातियों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है। मुझे लगता है कि अब स्थिति स्पष्ट हो जाने की आवश्यकता है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी एक दिन और बचा है। अभी आप देखिए 3 कैंडिडेट इन्होंने घोषित किया है, वो भी 100% पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर से ही उस ललकार को उठता हुआ हम देख रहे हैं हबीब साहब, ये छोटी बात नहीं है। देखिए 400 पार वालों की क्या मजबूरी है कि वो विभिन्न दलों से आए हुए दागी लोगों को भी, उनके अंदर से विद्रोह थोड़ी ना उठ रहा है, विद्रोह तो आपकी पार्टी के अंदर से हो रहा है ना। उनके यहाँ से कोई आवाज नहीं उठ रही कि आपने इसको क्यों टिकट दिया, या हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, या छोटे भैया नेता, या आपकी पार्टी में बोला जा रहा है। मैं तो उसका जवाब दे चुका हूँ कि उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी ने फुलफिल किया है, और उसके बाद भी अगर कोई बात होगी तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र है, वो उनसे बात करेंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है। पहली बात, पल्लवी पटेल जी के लिए भी मैंने वही बात कही है कि उनकी भी अगर कोई नाराजगी होगी तो परिवार का मामला है, बड़ा दल है, होता है नाराजगी, हम दूर कर लेंगे। लेकिन जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, आज राम मंदिर के राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ सुजीत जी अनाउंसमेंट करते हुए जो नाम सपा ने दिए हैं, उससे कितना लॉस सपा को होने जा रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे, उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। जो आदर्श सोसाइटी के घोटाले में फंसे हुए थे उनको भी लिया जा रहा है। क्यों नहीं संभल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य? आपसे पहले जयंत नहीं संभले, अब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं संभल रहे, पल्लवी नहीं संभल रही आपसे, और सारी सी बात एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं। सुजीत जी, समाजवादी पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाया। सुजीत जी ठीक है, हबीब साहब प्लीज समय कम है मेरे पास, एंड टाइम पर अभी म्यूट करना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा फिर। सुजीत जी 30 सेकेंड्स प्लीज। पारुल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी ने मौर्य एक साथी को टिकट दे दिया, अब उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। इन स्थितियों में गेंद पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के पाले में चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अब इस्तीफा दे तो विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दें। जहां तक विषय पिछले टिकट का है, पिछले टिकट में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में 2 ओबीसी और 1 मुस्लिम को दिया था, विधान परिषद में भी 2 ओबीसी और 1 मुस्लिम को दिया था। अभी पीटीए कह रहे हैं 16 जो हमारे नाम थे उनमें आप उंगली उठा दीजिए, उनमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी
16 जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई सपा से, उसमें आरिफ जी कह रहे हैं कोई हमने ऐसा आप उंगली नहीं उठा सकते उस पे, हमने पूरा फेयर खेला है। नहीं, एक वक्तव्य आया वकार अहमद का, AIM के प्रवक्ता है, वो भी शायद ये चाहते थे कि हमको उस दल में रहते हुए यहाँ से टिकट मिल जाए, तो वो स्थिति रही। पारुल जी, जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कुल 1200 परिवार हैं जो लंबे समय से राजनीति में केवल राजनीति कर रहे हैं और वही सत्ता में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी यानी उनके उत्तराधिकारी भी तैयार होते रहें और ना होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी परिवार की इसकी है। ठीक है, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ इजाजत लेनी होगी। सफा होती सपा, ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि एक एक करके सपा को छोड़ने वाले जो हाथ हैं वो टूटते हुए चले जा रहे हैं। आने वाला कोई नहीं है, जाने वाले एक एक करके जाते जा रहे हैं और अब तो अंदर ही रहकर आंख भी दिखा रहे हैं, यानी नुकसान भी पहुंचाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे और उसके बाद ये भी कहते ना घर का बेदी लंका ढाए, ये वही स्थिति हो रही है। लेकिन क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आंखें दिखा रहे हैं? अब तक तो अखिलेश जी उनके किसी भी बयान पर ना नुकुर नहीं करते थे, कोई ऐसी टिप्पणी बड़ी नहीं आती कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे या हम बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन अब उनके बयान पर वो कहते हैं कि सभी ये कहते हुए नजर आते थे कि मेरा निजी बयान है। आईना दिखाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, जिन्होंने ये कह दिया है कि पीडीए, वो तो पीडीए का फेस थी और ना केवल पीडीए का फेस रही बल्कि महिला स्वाभिमान का चेहरा, उसके साथ ही सबसे बड़ी बात सोनेलाल पटेल की बेटी है। और इतने बड़े चेहरे के साथ अगर सपा नहीं समझ पाई कि उन्हें अपनी रणनीति किस तरीके से बनानी है, तो फिर लगता है कि सपा को एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।